हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम जूरिस्प्रूडेंस। ये आपका लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स गेट इनटू क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल लॉ इज द आइडिया दैट एंड डैश। नेचुरल लॉ का जो प्रोपोनेंट्स होते हैं उनका आइडियोलॉजी क्या है, ये बताते हैं कि सारे ह्यूमन बींग्स के पास बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर सबके पास ह्यूमन राइट्स हैं तो जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं, जो भी लेजिस्लेशन बनाते हैं, उन पे कुछ लिमिटेशंस होते हैं। वो ऐसे एक्ट नहीं कर सकते जिससे वो बेसिक राइट्स को अफेक्ट कर सके। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। नेचुरल लॉ का आइडिया ये है कि सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए एंड सबके पास एक ऐसे बेसिक राइट्स हैं जो लेजिस्लेचर आपसे नहीं ले सकता है। तो नेचुरल लॉ मीन्स लिमिट्स ऑन द, तो इसका मतलब क्या हो गया? लिमिट्स हैं ऑन द लेजिस्लेशंस। जो लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं उस पे लिमिटेशंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। HLA हार्ट्स नेम इज एसोसिएटेड विथ विच बुक? आपको याद रखना है, जैसे ही हार्ट का नाम देखते हैं, टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट, उनका बुक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, ऑप्शन बी। एंड और क्या याद रखना है? हार्ट ने क्या बोला है? हार्ट का जो फिलॉसफी होता है वो सब बेस्ड होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स पे। तो यहाँ पे हमें क्या याद करना है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स। एंड उनका बुक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। ओके, थर्ड क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, इंटरनेशनल लॉ इज विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर है पॉजिटिव मोरालिटी। ये सारे बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, काफ़ी LLM के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। एंड जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, ये आपको जूरिस्प्रूडेंस में भी आ सकता है, इंटरनेशनल लॉ में भी आ सकता है। एंड इंटरनेशनल लॉ के भी मैंने अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बना दिया है, वो मैं अभी लिंक कर दूंगी, वो वाला देखना है। नेक्स्ट, हु सेड दैट जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ लॉ? इसका आंसर है हॉलैंड। ठीक है, ये ना मैं बता नहीं सकती, एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स आ चुका है डिफरेंट LLM एग्जाम्स। अगर आप 2012 से 2020 के पेपर्स लेंगे तो DULLM, CLAT PG, AILET PG, सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। एंड इसमें फिर भी लोग गलत करते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे याद रखें, है ना। देखिए, फॉर्मल साइंस, अगर ये टर्म आता है फॉर्मल साइंस, इसको आप याद करेंगे एज ए की वर्ड। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस में जो भी ऐसे पूछते हैं, जूरिस्ट का नाम है और स्टेटमेंट है, तो आप याद कैसे करेंगे उसको? कीवर्ड से याद करेंगे। कीवर्ड क्या है? हॉलैंड है। हॉलैंड का कौन सा कीवर्ड से याद रखेंगे? फॉर्मल साइंस। ठीक है, एक पेपर लीजिए मेरे साथ, फटाफट प्रैक्टिस कर लीजिए फॉर्मल साइंस, क्योंकि अगर एक भी बार नहीं लिखोगे तो एग्जाम में बिल्कुल याद नहीं रहेगा। आप जितने भी वीडियोस देख लें, जितने भी आप चाहे देख लें, वो आप कुछ भी रिटेन नहीं कर सकते जब तक आप मेरे साथ कोई भी वीडियो देख रहे हैं, साथ साथ वर्क करते जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं, दो जूरिस्ट हैं आपके पास, फ्यूलर एंड हार्ट। ठीक है, हार्ट के बारे में अभी हमने देखा है, इन्होंने क्या बोला है, प्राइमरी सेकेंडरी रूल्स के बारे में बताते हैं। तो क्वेश्चन है, बिटवीन फ्यूलर एंड हार्ट काफी डिबेट्स हुए हैं, काफी इन दोनों का काफी कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं वो कौन से स्कूल्स को रिप्रेजेंट करता है? तो हार्ट हो गए आपके एनालिटिकल स्कूल से, ठीक है, और आपका जो फ्यूलर हो गया, और एनालिटिकल स्कूल का दूसरा नाम क्या है? पॉजिटिव स्कूल। ठीक है, और आपके जो फ्यूलर हो गए वो हो गए नेचुरल लॉ स्कूल। तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। तो फ्यूलर एंड हार्ट के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस है, इनका डिबेट्स होते हैं। एंड ये दो डिबेट्स जो है वो उनका स्कूल्स को रिप्रेजेंट करती है, जो है नेचुरल लॉ स्कूल एंड पॉजिटिव स्कूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थॉमस एक्विनास
नाम काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। थॉमस एक्विनास कौन से जूरिस्प्रूडेंस के स्कूल को बिलोंग करते हैं? और ये है हमारे नेचुरल लॉ स्कूल के, ठीक है। इंपॉर्टेंट जूरिस्ट है, नाम याद कर लीजिए। सारे स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एंड उस स्कूल के अंडर कौन कौन से जूरिस्ट हैं ये आपको रटना ही पड़ेगा। कोई भी एग्जाम हो इसके आने के बहुत चांसेस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, द बुक जस्टिस व्हाट्स द राइट थिंग टू डू, ये किसने लिखा है? ये जस्टिस, आपको ये याद रखना है, देयर इज अ बुक कॉल्ड जस्टिस, ठीक है। एक सेकेंड मैं ऐसे दिखा देती हूँ। देयर इज अ बुक कॉल्ड जस्टिस एंड दिस बुक का ऑथर है माइकल सैंडल। ये एक हार्वर्ड के प्रोफेसर है और इनका जो पूरा कोर्स है वो एक्चुअली आपको यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, मैं वो भी आपको लिंक में दे दूंगी। इसमें काफ़ी अच्छे से जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ाते हैं। ये कहते हैं कि जब भी आपको लाइफ में कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस होते हैं, हम उसमें क्या जस्ट है क्या अनजस्ट है ये समझे कैसे, क्या सही है क्या गलत है। जैसे बेंथम का यूटिलिटेरियन थ्योरी आप पढ़ते हैं, ये सब आप वो वीडियो में देख सकते हैं, मैं वो भी लिंक में दे दूंगी, ठीक है। चलिए अभी आपको क्या याद रखना है, जस्टिस करके एक बुक है, उसका ऑथर का नाम। नेक्स्ट, एक कस्टम को वैलिड होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सारे होने चाहिए, आंसर है ऑल ऑफ द अबव। आप याद रख लो, एंटिक्विटी मतलब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंटिक्विटी लॉन्ग टाइम, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि अगर हम किसी का ओरिजिन टाइम में ये स्टार्ट कब हुआ है अगर हमें वो याद नहीं है तो उसको हम बोलते हैं एंटिक्विटी, वो एंटिक्विटी से चल रहा है, इसलिए हमें ये याद नहीं है कि वो कस्टम कब स्टार्ट हुआ था। सर्टेनिटी, कस्टम जो होती है वो एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, उसमें आपका मानना मेरा मानना ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा सोसाइटी सर्टेनिटी के साथ एक चीज़ को मानना चाहिए। फिर कंटिन्यूटी होता है कि जैसे कुछ साल उन्होंने फॉलो किया एक सोसाइटी ने, फिर ब्रेक हो गया, फिर वो कुछ और फॉर्म ले लिया, डिफरेंट फॉर्म, और फिर ब्रेक हो जाता है, फिर कुछ और करते हैं। अगर ऐसा ब्रेक्स हैं तो वो कस्टम वैलिड कस्टम नहीं माना जाएगा। पूरा अगर सोसाइटी एक्स के बारे में बात हो रही है तो एवरीबडी इन द सोसाइटी मस्ट फॉलो इट अक्रॉस ऑल टाइम्स, ठीक है। उसी का ये है, क्विक रिवीजन हो गया आपका। कस्टम के लिए ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है, तभी वो जो भी प्रैक्टिस है सोसाइटी का उसको हम वैलिड कस्टम मानते हैं। ओके, ओनरशिप होती क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनरशिप होती क्या है? ओनरशिप को बोलते हैं हम राइट इन रेम। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास ओनरशिप है कोई भी चीज का, जैसे इस पेन के साथ मेरा ओनरशिप है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये एक राइट है अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड। आई ओन द पेन, ये पेन मेरा है इन कंपैरिजन टू एवरीबडी एल्स इन द सोसाइटी। तो इसलिए राइट इन रेम क्या होता है? राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड बोलते हैं इसको, राइट जो आपको पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट मिलेगी। तो जब भी आप ओनरशिप की बात करते हो और जब कहते हैं कि नहीं ये मेरी चीज है, तो आप ये कह रहे हो कि ये सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं है दुनिया में, ठीक है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट आपको याद रखना है ओनरशिप के साथ कौन सा फ्रेज आता है? राइट इन रेम और राइट इन प्रोप्रिया, ये सब होते हैं अलग अलग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी अदर राइट्स की बात करते हैं तो उसके लिए ये वर्ड्स आते हैं, तो कंफ्यूज मत होइए। जब भी ओनरशिप, कंप्लीट ओनरशिप या ओनरशिप की बात आती है तो आप राइट इन रेम के बारे में बात कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट, ये पूछ रहे हैं फिक्शन थियोरी इसमें से कौन से उसके साथ एसोसिएटेड है? फिक्शन थियोरी एसोसिएट होता है आपका पर्सनैलिटी के साथ, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि कंपनी, एक कंपनी जो होती है वो बोलते हैं हम लीगल पर्सन, जो आप हैं मैं हूँ, हम सब रियल ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी आर नेचुरल पर्सन्स, हम उसको लॉ में क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सन्स। पर जो थियोरी है फिक्शन थियोरी, फिक्शन थियोरी की वजह से हम कंपनी, पार्टनरशिप या फिर बॉडी ऑफ एसोसिएशन ऑफ पीपल, इन सबको भी हम एक पर्सन का स्टेटस देते हैं। वो नेचुरल पर्सन्स नहीं है, वो रियल पर्सन्स नहीं है, पर ये फिक्शन थियोरी की वजह से हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को भी एक पर्सनैलिटी देते हैं, उसी को हम बोलते हैं फिक्शन थियोरी। तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है आपका
AILET PG में, एंड इस साल भी मुझे लगता है काफ़ी चांसेस हैं इससे आने के लिए, ठीक है। तो लीगल थियोरी, जूरिस्प्रूडेंस में लीगल थियोरी का भी एक पार्ट होता है जिसमें हम पढ़ते हैं राइट्स, लाइबिलिटीज़, इन सब के बारे में, एंड उस पर भी आपको फोकस करना है, स्पेशली अगर आप क्लैट PG एंड AILET PG, इनफैक्ट DU LLM का प्रीवियस पेपर्स देखेंगे, DU LLM के प्रीवियस पेपर्स में भी लीगल थियरी से काफ़ी क्वेश्चंस हैं। ओके, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस? आपको याद रखना है जॉन ऑस्टिन। ऑस्टिन को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल, ठीक है, याद कर लो, अभी याद कर लो, एनालिटिकल स्कूल, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, एनालिटिकल स्कूल, ओके। नेक्स्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को क्या, व्हाट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट? ये बस क्वेश्चन यही है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज डैश। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जो सोसाइटी होती है, मान लीजिए ये सोसाइटी है, सोसाइटी ने अपने कुछ राइट्स दे दिए हैं, सम राइट्स ऑफ द सोसाइटी, अपने कुछ राइट्स उसने दे दिया है। किसको दे दिया है? अपने रूलर को, रूलर या किंग या सॉवरेन, आप कुछ भी मान लो, ठीक है, जो भी अथॉरिटी है, जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को सोसाइटी एज अ होल, सोसाइटी मतलब ऑल द इंडिविजुअल्स टुगेदर, सोसाइटी ने अपने किंग को या गवर्नमेंट को कुछ राइट सौंप दिया है। बट क्यों किया ऐसा? फॉर समथिंग, ताकि उनको कुछ मिले इन रिटर्न। उनको क्या मिल रहा है फ्रॉम देम? डिफेंस, प्रोटेक्शन, ऐसे कुछ अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, ऐसे कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं इन रिटर्न, तभी ये लोग कुछ दे रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब है? दो पार्टीज हैं, अब ये दो पार्टीज अपना अपना कुछ राइट्स दे रहे हैं, कुछ लाइबिलिटीज ले रहे हैं, इन दोनों के बीच में कुछ कंसिडरेशन का चीज चल रहा है ना, इसी को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स हम सोसाइटी में अप्लाई करें, इसको हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यही इतना ही चीज है। तो ये कह रहे हैं, देखिए ऑप्शन 1 है आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक बार वो देख लेते हैं। इट इज एन एग्रीमेंट अमंग पीपल, अमंग द पीपल एक एग्रीमेंट आया टू शेयर सर्टेन इंटरेस्ट, टू शेयर सर्टेन इंटरेस्ट एंड मेक सर्टेन कॉम्प्रोमाइजेस। कुछ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, कुछ राइट्स को उन्होंने सौंप दिया है, बिकॉज ऑफ विच दे हैव मेड अ कॉम्प्रोमाइज। बट वाई डिड दे मेक द कॉम्प्रोमाइज? ताकि ये सबके लिए बेनिफिशियल हो, गुड फॉर ऑल, ठीक है। ये होता है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ये भी देखना है कि कौन कौन से जूरिस हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी के। इसमें काफ़ी हैं वैसे, लॉक हैं आपके, रूसू है, होम्स हैं, ठीक है, इसमें काफ़ी जूरिस के नाम भी आते हैं जो सब लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी के सपोर्टर्स हैं। ओके, दैट्स इट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको कोई भी और डाउट हो जूरिस्प्रूडेंस में, प्लीज़ कमेंट में बताना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। सारे LLM की तैयारी के लिए सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, प्लीज़ चेक देम आउट।